Hello everyone. So, what's gravitational force? What is Earth's gravitational force? So, हमने पहले भी देखा था कि gravitational force is nothing but किसी भी एक चीज को खुद की तरफ जो अट्रैक्टेड करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, अर्थ के सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मयूरी देशमुख। आज हम यही कंटिन्यू करने वाले हैं दैट कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम किस लिए यूज करते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब क्या है, ये समझने से पहले हमने कुछ बेसिक चीजें पहले भी देखी थी, वो एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कैसा करें, इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी ये पार्ट में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप जब भी इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब तक हमने क्या देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स व्हाट। तो किसी भी दो चीज को जो कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है कि जिसकी तरह से जो दो चीजें होती है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये किसी भी दो चीज के बीच में प्रेजेंट होता है, हर एक चीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा जाता है, सन के सराउंडिंग में जो प्लैनेट्स घूमते हैं, ये इसी फोर्स की वजह से होते हैं। जो मून अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। तो ये जो बेसिक चीजें हम ग्रेविटेशनल से रिलेटेड हमने पढ़े थे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे अपलोड किए गए हैं वीडियोस, गो एक बार विजिट करना and then you can watch this video, ठीक है। सो अब अर्थ की तरफ एप्पल अट्रैक्ट होता है, ठीक उसी तरह अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकता है, होता है या नहीं होता है। सो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन को पढ़ा था, ठीक है, सो उन्होंने क्या किया था कि कुछ एक स्पेसिफिक फोर्स होता है जिसकी वजह से एप्पल क्या हुआ था, नीचे गिर गया था। जिस तरह से एप्पल को अर्थ ने खुद की तरफ अट्रैक्ट किया था, उसी तरह एप्पल अर्थ को खुद की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है। या तो फिर आप किसी बेंच पे बैठे हो, वहां पे भी एक फोर्स अट्रैक्ट होता है। सो वो क्यों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये सारी चीजों के जो रीजन होता है वो है दैट इज अर्थ मास। अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ हमने कंसीडर किया, ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पर आप किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हो, मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ के पार्ट पे आप किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हो। मान लो अगर मैंने बोला कि आप इस पार्ट पे आप खड़े हो, ठीक है, सो आपका वेट कैसा है, आपका मास अर्थ के लिए बहुत छोटा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया तो वो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा क्या, ठीक है। सो वो जो दो मैग्नेट्स है वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बट, और हमारे अंदर मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, बट हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ड्यू टू द मास डिफरेंस, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं हम ये देखते हैं आगे, उससे पहले कुछ अपन थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिए हैं वो देखकर हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा पहला थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पे ये दिया है, as the earth center of mass is as its center। किसी भी अर्थ का मास, किसी भी सेंटर का मास कहाँ पे होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर पे होता है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सर्ट किया जाता है अर्थ से ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है यहाँ पे कि हेंस जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा released from the point above the earth surface falls vertically downward towards the earth। इसी वजह से जब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से थ्रो किया वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आता है, ऊपर नहीं जाता है। एंड पॉइंट नंबर थ्री यहाँ पे ये कहा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई भी चीज अगर मैंने ऊपर थ्रो किया है,
इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसका वेलोसिटी जैसे ही वो चीज ऊपर जाती है स्लोली स्लोली डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वहां पे प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। एट वन स्टेज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के बाद उसका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इट विल बिकम कंप्लीटली जीरो, वो पूरा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो एंड लेटर वन द बॉडी फॉल्स बैक टू द अर्थ, इसके बाद वो बॉडी वापस से वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ पे आकर गिरेगा। यही है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको एक यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है, आपको एक इक्वेशन भी दिया है। इक्वेशन क्या है, सो देखो यहाँ पे अगर आपने इमेजिन किया, ठीक है, कोई एक सरफेस है कि यहाँ पे जैसे ही आपको डायग्राम में शो किया गया है, ये डायग्राम में आपको एक पॉइंट शो किया गया है, आपको एक ऊपर जाती हुई लाइन दिखाई देती होगी, ठीक है। आप मान लो ये ऐसी एक लाइन है ऊपर जा रही है, ठीक है। जब भी ऊपर जाते हैं उसका साइन होता है नेगेटिव, ठीक है। जब कोई भी चीज ऊपर जाती है इट्स साइन बिकम्स नेगेटिव एंड द सेम थिंग अगर हम बात करें, अगर वो बॉडी यहाँ तक जा रही है, ठीक है, यहाँ पे जो उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो जब ये वापस से इस डायरेक्शन में आता होगा सो उसका जो वेलोसिटी क्या होगा, जब कोई भी चीज नीचे आती है, ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसका अगेंस्ट ग्रेविटी उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, एक पॉइंट पे जाके वो जीरो हो जाता है एंड देन फ्रॉम दैट पॉइंट इट विल कम टुवर्ड्स द सरफेस टुवर्ड्स द अर्थ, और नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, ये बढ़ जाएगी। जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट पे अगर उसका वेलोसिटी अगर मान लो जीरो हो गया, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब ये जो है इसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हम इसे बोलेंगे कैसा कि जब इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट में व्हेन मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, सो क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा एंड नीचे आएगा देन इट विल बिकम इन पॉजिटिव। अब g का वैल्यू जो था हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट। सो द वैल्यू ऑफ g इट इज g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हमने पिछले वीडियो में हमने f की भी वैल्यू निकाली थी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, दैट इज f इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। नाउ अब यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू, ये जो मेरा पूरा वैल्यू है दैट इज g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, मैं इस वैल्यू को आई कैन राइट इट एज एन f इक्वल्स टू ma, राइट। कब होगा ये होगा when the object is under the influence of gravity, that is m मेरा क्या है यहाँ पे, m will be my mass, राइट। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, दैट इज r के जगह d के जगह पे हम यहाँ पे लेंगे r, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल M का मास है दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और उसके साथ ही हमारे पास कैपिटल R वी आर हैविंग एज एन R इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। उसके बाद स्मॉल g होगा हमारा, स्मॉल g विल बी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g विल बी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब ये जो मेरे इक्वेशंस है, राइट, ये वाला है मेरा इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। जब मैं ये दो इक्वेशंस को कंबाइन करूंगी यहाँ पे, सो माय दिस विल बी इट इज इक्वल्स टू combining equation 1 and 2, that is I'll get here as an capital G capital M into small n upon R square, capital R square equals to mg,
राइट? मेरा इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे ये. So I got here these two relations. So now I'll put values over in this equation. So after putting the values in the equation, इसका screenshot ले लो. So I'll explain you in the next page. So after putting the values, उसकी values लेने के बाद मेरे पास क्या आना है यहाँ पे? So यहाँ पे जो मेरा 2m था, right? Which one? So ये इक्वेशन को मैं रीराइट करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पे. आफ्टर रीराइटिंग द इक्वेशन आई विल गेट हियर एज एन स्मॉल g इक्वल्स टू that is small g will be equals to capital G capital M small m upon r square m. So मेरा ये वाला m, these two will get cancelled with each other. So this equation it will be equals to capital G capital M upon r square. So ये होगा मेरा g का वैल्यू. So I'll put my all the theoretical values जो मैंने आपको इसके पहले दिखाए थे, इसके पहले के स्लाइड में. So what are the values I'm having over here? So the values I'm having is first one 6.67 into 10 to the power minus 11. Next value will be into 6 into 10 to the power 24. पहला वैल्यू है कैपिटल G का, सेकेंड वैल्यू इज ऑफ द कैपिटल M. एंड नेक्स्ट R स्क्वायर का वैल्यू था मेरे पास 6.4 into 10 to the power 6 R का square, whole square, right? So after putting the values over here, what I'll get here as a final answer? After putting all the values, G का value put किया, कैपिटल G का value put किया, कैपिटल M का value put किया, right? R square का value put किया. Now putting all the values, I'll get my final answer here as an, मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्मॉल g के अंदर सारे वैल्यूज मैंने पुट किए थे. सो कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल R सारे वैल्यूज पुट इट करने के बाद अब आपको एक ट्रिक यहाँ पे ये याद रखनी है कि जब भी कभी आपको ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको आपका कैपिटल G एंड कैपिटल M का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू याद रखना ही है. जैसे कि 6.67 एंड 6 इन दोनों का वैल्यू आपको मल्टीप्लीकेशन का याद रखना ही है. ये आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होगा, ठीक है. एंड ये जो यहाँ पे आपका R स्क्वायर है 6.4, इसका जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको वहां पे याद रखना ही है. मतलब इससे आपका एग्जाम में टाइम सेव हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है. बहुत बार स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जो पावर्स है, पावर्स का क्या करना है, पावर्स को कैसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है. हम सबसे पहले लिख लेते हैं 6.67 इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, दैट इज इक्वल्स टू 40.02. अब यहाँ पे है -11 एंड 24. सब्सट्रैक्शन के बाद इट विल बी 10 टू द पावर 13 होल डिवाइडेड बाय 6.64 एंड 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कितना आता है. यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर किया 6.64 का, ठीक है, इनटू उसका स्क्वायर करने के बाद मुझे उसका आंसर मिला है 40.96 समथिंग, दैट इज 40.96 इंटू 10 टू द पावर 12, राइट. सो मुझे यहाँ पे आंसर मिला है 40.96 इंटू 10 टू द पावर 12. अब जब मैं ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये जो मेरे दो टर्म्स है दिस वन एंड दिस वन, अगर मैंने इन्हें कैंसिल किया, राइट, सो इन्हें कैंसिल करने पे मेरा आंसर यहाँ पे आएगा, दैट इज इट विल बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू 0.977 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा, ऊपर का पावर है 13, नीचे है 12, नीचे वाला पावर प्लस में है, सो कितना आएगा 10 टू द पावर 10, राइट. सो दैट इज इक्वल्स टू, इट इज नथिंग बट 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कौन सा वैल्यू है मेरा, दैट इज दिस इज वैल्यू ऑफ स्मॉल g, दैट इज 9.77 meter per second square. 9.77 means I can write this value as an g equals to 9.8.
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा g का वैल्यू, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो -9.8 एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो +9.8 लेना है आपको वैल्यू, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमने उसका डेफिनेशन देखा एंड हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ जी, ये भी हमने यहाँ पे देखा। एक ट्रिक आपको मैंने बताई है, वो ट्रिक एग्जाम में याद रखना न्यूमेरिकल्स के लिए, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।